खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। ये बुलेटिन कई मायनों में खास है क्योंकि इसमें हमारे देश भर के रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे जो अपने अपने राज्य के बारे में हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। पूरे दिन क्या क्या होने वाला है और किस बड़ी और अहम खबर पर हमारी नजर रहेगी, चाहे वो राजनीतिक जगत की खबर हो, कोरोना वायरस को लेकर हो, मजदूरों को लेकर हो या फिर सरकार की कोई नई योजनाएं को लेकर हो। आपको बता दें कि तमाम रिपोर्टर्स जुड़ेंगे, तमाम चीजों को लेकर चर्चा करेंगे और साथ ही हर राज्य में मौजूदा हालात कैसे हैं, क्या हो रहा है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे रिपोर्टर्स के पास। इस वक्त ये तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं अलग अलग राज्यों से और आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे ये चार रिपोर्टर्स। अरविंद पलावत राजस्थान से हमारे संवाददाता, राधा कृष्ण त्रिपाठी उत्तर प्रदेश से ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हैं, श्रीकांत प्रत्यूष हमारे साथ जुड़ गए हैं बिहार से रेजिडेंट एडिटर, तो सोनू सिंह उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन सबसे पहले उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो आज कई बड़ी खबरें रहने वाली हैं। यूपी के लखनऊ में आज से पूरी तरह से दुकानें खोली जा सकेंगी। डीएम ने दोनों पटरियों पर दुकानें खोलने की अनुमति दी है। तो वहीं यूपी में आज कांग्रेस सेवा सत्याग्रह महाअभियान चलाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की रिहाई के लिए कांग्रेस से अभियान चलाएगी। तो वहीं मेरठ जोन की साइबर सेल का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एक ही IMEI नंबर पर 13,000 से ज्यादा फोन एक्टिव हैं। तो जल्द ही बड़े साइबर क्राइम का खुलासा हो सकता है। यूपी में निवेश को लेकर MOU के साइन को लेकर भी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। मुख्य सचिव ने इसके निर्देश भी दे दिए हैं। तो लगातार हम देख रहे हैं ये कुछ अहम खबरें हैं उत्तर प्रदेश की और इन्हीं पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे ब्यूरो चीफ राधा कृष्ण त्रिपाठी से। राधा कृष्ण, क्या कुछ जानकारी? दो अच्छी खबरों से शुरुआत कर दूं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है और 5 जून 1972 को पौड़ी गढ़वाल में उनका जन्म हुआ था और उन्होंने चूंकि कोरोना के कारण किसी तरह का जन्मदिवस समारोह नहीं किया, बड़ी सादगी के साथ वो किया जा रहा। दूसरी चीज, आज पर्यावरण दिवस है और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो रिपोर्ट दी है उत्तर प्रदेश के, वो बहुत ही अच्छी है कि पिछले साल की तुलना में बेहद कम पोल्यूशन है, बहुत ही कम पोल्यूशन है, कम से कम राजधानी में और दूसरे शहरों में। तो इसका कहीं न कहीं कारण लॉकडाउन को माना जा रहा है कि लॉकडाउन में जो गतिविधियां रुकी, ट्रैफिक रुके, कारखाने मिल बंद रहे, उसके कारण ये पोल्यूशन का आंकड़ा बिल्कुल बहुत ही नीचे है। और आज मुख्यमंत्री पर्यावरण दिवस पे 5 कालिदास मार्ग जो उनका आवास है सरकारी, वहाँ पे वृक्षारोपण करेंगे और कई सारी जो सरकारी यहाँ पे कार्यालय है वहाँ वृक्षारोपण करके पर्यावरण दिवस की शुरुआत की जाएगी। और आपको बड़ी खबर बता दें कि अब आज से लखनऊ को पूरी तरह से सामान्य करने की कोशिश की जा रही। खास तौर से जो बाजार हैं, वो जो चौड़ी सड़कों के पे बाजार हैं, उनके दोनों तरफ जिन सड़कों पे बीच में डिवाइडर है, उनके दोनों तरफ के मार्केट खोल दिए जाएंगे आज से। कल जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। लेकिन जो सकरे गलियां हैं, चाहे वो अमीनाबाद हो या निशादगंज हो, कुछ ऐसे इलाके हैं जो सकरी, जो बड़े बाजार तो हैं लेकिन वो सड़कें पतली हैं, तो उन जगहों पे अभी भी वन साइड रूल लागू रहेगा कि एक ही साइड की दुकानें खुलेंगी। लेकिन जहां चौड़ी सड़कें हैं और बीच में डिवाइडर है, उन जगहों पे दोनों तरफ की दुकानें खोल दी जाएंगी। इसके साथ ही दुकानदारों को सैनिटाइजेशन के लिए कहा गया। पहले वो दुकानें जैसे आज दोनों पटरियों खुल रही, तो उसके पहले सैनिटाइजेशन कराएंगे अपनी दुकानों का। इसके अलावा एक चीज और भी की गई, जिसे दुकानों में जो प्रोडक्ट होंगे जो बेच रहे हैं, चाहे वो रेडीमेड गारमेंट्स के हों या प्लास्टिक हो या कोई भी तरह की चीज हो, बर्तन की दुकानें हो, तो वो उनको सैनिटाइज करके ही जो कस्टमर आएंगे उनको दिखाएंगे और उनके देखने के बाद उसको दोबारा से सैनिटाइज करेंगे। इसके बड़े सख्त और स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं सरकार की तरफ से। तीसरी चीज, आपको एक चीज अंशु ये भी बता दें कि जिस तरह से अभी MOU साइन हुए थे 2018 में जो इन्वेस्टर्स मीट में, अब सरकार ने उन MOU पे को जमीन में उतारने का काम शुरू कर दिया है। तो उसके तहत अब ये प्रक्रिया हो रही है। कल मुख्य सचिव ने ये निर्देश जारी किया देर रात कि उनके जितने भी MOU हुए हैं, जिन कंपनियों के साथ हुए, चाहे वो बाहर की हो, विदेश की हो या अपने देश की हो, उनके साथ बातचीत करके उनके जो MOU के तरीके जो वो है इंडस्ट्री है, उसको जमीन पे उतारने की कोशिश की जाएगी। उसके लिए बाकायदा हर एक डेस्क बनाई जाएगी। जिस तरह के
के डील है, जिस तरह की जिस तरह का निवेश होना है, उस तरह की अलग अलग एक डेस्क बनाई जाएगी ताकि वो डेस्क प्रॉपर उसी पे काम करे और उनके लिए सारी सुविधाएं मुहैया कराए। निवेशक जो आते हैं, निवेशकों को किस तरह की राहत चाहिए, किस तरह की रियायत चाहिए, इस पे सरकार काम कर रही है। इसके लिए बाकायदा हर डेस्क पे एक बड़ा अधिकारी होगा, वो IAS स्तर का हो सकता है और वो उस कंपनियों के साथ टाई अप करेगा और उनको किसी तरह के उत्तर प्रदेश में या प्रदेश में दिक्कत आ रही कहीं भी किसी जिले में, तो वो उसको सॉल्व करेगा और उनको मुहैया कराएगा सारी सुविधाएं ताकि निवेश को बेहतर किया जा सके। तीसरी चीज, बड़ा मामला जो मेरठ से आया है, मेरठ की जो पुलिस ने एक संगीन मामला वो किया है। वीवो जो कि चाइनीज कंपनी है, मोबाइल की बड़ी कंपनी है और भारत में बड़ा व्यापार कर रही थी, लेकिन उसने 13,000 से ज्यादा ऐसे मोबाइल फोन बेच दिए हैं जिनका IEMI नंबर, एक ही IEMI नंबर पे 13,000 से ज्यादा मोबाइल फोन हो गए। ये तो अब तक की जांच है जो पुलिस ने की है, वो 13,000 से ज्यादा के आंकड़े हैं, लेकिन आशंका जो जताई जा रही है, जो पुलिस सूत्रों से खबरें आ रही है, वो इससे बहुत ज्यादा हो सकते हैं। और ऐसे ही एक IEMI नंबर पे ये 13,000 है, दूसरे IEMI नंबर पे और कितने मोबाइल्स वो हो सकते हैं जो बेचे गए हैं। इससे जहां देश की सुरक्षा को खतरा हो गया, ऐसे मोबाइल्स का इस्तेमाल आतंकी संगठन कर सकते हैं, ऐसे मोबाइल का इस्तेमाल आपराधिक संगठन कर सकते हैं और उसके बाद वारदात को अंजाम दे सकते हैं ताकि उनको ट्रेस न किया जा सके। तो अब इसके पीछे की आखिर क्या चाल थी, किस तरह के किस चीज को किस साजिश के तहत इस तरह किया गया, इसको लेकर के जो वीवो है, वीवो कंपनी के अधिकारियों को पुलिस तलब करेगी और उनसे पूछताछ करेगी कि आखिर किस आधार पे ये किया गया और क्यों किया गया। इसको लेकर के चर्चा होगी। इसको लेकर के आज DGP ने भी वहाँ मेरठ पुलिस को निर्देश जारी किए हैं और अगर जरूरी हुआ तो यहाँ से जो STF और ATS को भी लगाया जाएगा इस पूरी जांच में। तो ये चीज एक अंश का एक चीज और बता दें कि अब जैसे जैसे हालात सामान्य होने की कोशिश की जा रही है, वैसे ही जो धार्मिक स्थल है, चूंकि 8 तारीख से खुलने हैं, उनको लेकर के तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसके साथ साथ जो होटल रेस्टोरेंट हैं वो 8 तारीख से खुलने हैं। मुख्यमंत्री ने कल बैठक की देर रात, उसमें उन्होंने कहा कि इन चीजों को जो जैसे खोलना है, जैसे शुरू करना, उसकी तैयारी शुरू की जाए और उस पर क्या क्या चीजें हैं उसके निर्देश जारी किए जाए, उसके स्पष्ट निर्देश हो ताकि किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो। मंदिरों में, धार्मिक स्थलों पे खासतौर से मंदिरों में घंटे, बहुत सारे ऐसे राज्य है जहां पर धार्मिक स्थल खोल दिए जाएंगे और साथ ही साथ मॉल भी खोलने की बातें सामने आ रही है। तो ये खबरें हम आपको बता रहे थे उत्तर प्रदेश की, जो काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन अब बिहार की अगर हम बात करें तो गोपालगंज तिहरे हत्याकांड को लेकर राजनीति करना तेजस्वी यादव के लिए महंगा सौदा साबित होता जा रहा है। अब दिवंगत बीजेपी नेता कृष्णा शाही की पत्नी शांता शाही ने तेजस्वी यादव पर कास्ट पॉलिटिक्स करने का आरोप लगाया है। आपको बताते चले कि 30 लाख से ज्यादा संख्या में बिहार लौटे प्रवासियों की समस्या को जोर शोर से उठाने के बजाय तेजस्वी यादव गोपालगंज तिहरे हत्याकांड को लेकर ही लगातार नीतीश सरकार की घेराबंदी में जुटे हुए हैं। लेकिन अब वो खुद ही सवालों के घेरे में फंस गए हैं। इसके अलावा खबर यह भी है कि लालू प्रसाद यादव की 6 साल पहले गुरुग्राम में चोरी हुई कार अरुणाचल प्रदेश से बरामद हुई है। लालू प्रसाद यादव की SUV टोयोटा फॉर्च्यूनर कार साल 2014 में चोरी हो गई थी। तो वहीं बिहार में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 29 हो गया है, 29 से ज्यादा हो गया है। और साथ ही आपको बता दें कि बीते गुरुवार को खगड़िया और बेगूसराय में अब तक सबसे ज्यादा 3 लोगों की मौत हुई है। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। ये एक जिले की हम बात आपको बता रहे थे जहां 29 लोगों की मौत हुई है, लेकिन पूरे बिहार की अगर हम बात करें तो लगातार ये मौत का आंकड़ा ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहा है। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए श्रीकांत प्रत्युष, रेजिडेंट एडिटर, हमारे साथ बने बिहार से। श्रीकांत, क्या ताजा जानकारी इन सारे मामलों को लेकर? देखिए, पहले कोरोना अपडेट बता दूं मैं आपको कि बिहार में कोरोना का संक्रमण काफ़ी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है और 4500 के पार हो गया है कोरोना मरीजों की संख्या। और सबसे खास बात यह है कि कोरोना मरीजों की मौत ज़्यादा होने लगी है। कल एक दिन में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई है और इसके साथ मरने वालों का आंकड़ा 29 तक पहुंच गया है। तो बिहार सरकार की चिंता बढ़ी हुई है। प्रवासी मजदूरों के आने के साथ संक्रमण की रफ्तार बहुत तेज हो गई है और बिहार सरकार कोशिश कर रही है कि क्वारंटाइन सेंटर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रखा जाए, लेकिन वो कोशिश बहुत कामयाब होती नहीं दिख रही है। अब तो प्रवासी मजदूर अपने गांव घर भी जाने लगे हैं सीधे ट्रेन से उतरकर और इससे संक्रमण का खतरा बहुत बढ़ गया है। 15 जून के बाद
जो प्रखंड लेवल के क्वारंटाइन सेंटर है वो बंद कर दिए जाएंगे। आज की तारीख में भी 4 लाख से ज़्यादा लोग क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे हैं। तो कोरोना संक्रमण का खतरा बहुत बढ़ा हुआ है। और आपने बात की बिहार पॉलिटिक्स की, तो बिहार में पता है आपको कि एक सप्ताह पहले गोपालगंज में 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। आरजेडी के नेता जेपी यादव के घर पर हमला हुआ था और जेपी यादव की हत्या का प्रयास था, लेकिन वो बच गए, घायल हुए, बच गए और उनके माता पिता और भाई मारे गए। अब उस मामले को लेकर तेजस्वी यादव ने काफ़ी आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। बिहार सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है और यहाँ तक कि गोपालगंज मार्च का ऐलान कर दिया लॉकडाउन के दौरान ही। तो प्रशासन तो ने जाने नहीं दिया, लेकिन लगातार वो उसी मुद्दे को उठा रहे हैं। और जो सबसे बड़ा मुद्दा है, बिहार विधानसभा चुनाव सामने है, सबसे बड़ा मुद्दा तो प्रवासी मजदूरों की समस्या है। 30 लाख से ज़्यादा प्रवासी मजदूर बिहार में आ चुके हैं, 2-4 लाख और भी आएंगे और उनको काफ़ी तकलीफ हुई है। बिहार सरकार ने शुरू में डिसीजन नहीं लिया, इस वजह से उनकी परेशानी बढ़ी। बिहार सरकार ने बॉर्डर पर उनको रोकने का फैसला किया, उस वजह से वो संकट में फंसे। इन तमाम सवालों को छोड़कर वो गोपालगंज हत्याकांड को लेकर आगे बढ़ रहे थे। तो सहयोगी दल जीतन राम मांझी हैं, सहयोगी दल के नेता, उन्होंने ही उन पर कास्ट पॉलिटिक्स का आरोप लगा दिया था। तो अब जब उन्होंने कृष्णा शाही, उन्होंने बीजेपी के नेताओं की हत्या का मामला उठाया, दलितों की हत्याओं का मामला उठाया और जैसे ही उन्होंने 2017 में हत्या हुई थी, कृष्णा शाही बीजेपी के नेता थे, उनके मामले को उठाया और सरकार पर उस मामले की लीपापोती का आरोप लगाया। तो कृष्णा शाही की पत्नी शांता शाही सामने आ गई और उन्होंने तेजस्वी यादव को बेनकाब कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी पति की जब हत्या हुई थी उस समय बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार थी। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे और वो अपने पेट में 9 महीने के बच्चे को लेकर गई थी उनके दरवाजे पर कई बार मिलने के लिए कि हमको न्याय दिलाइए, और तेजस्वी यादव ने मिलने से मना कर दिया था। तेजस्वी यादव से वो लगातार मिलने की कोशिश करती रही जब वो डिप्टी सीएम थे, लेकिन कभी मिले नहीं, कभी समय नहीं दिया। और आज जब चुनाव है तो उनको कृष्णा शाही की याद आ रही है। उन्होंने कहा कि ये कास्ट पॉलिटिक्स बंद करिए, जाति के नाम पर लोगों को लड़ाना बंद करिए। और जो पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है, पुलिस दोषियों को बचा रही है, आपके आरोप से मैं सहमत नहीं हूं। आपने बचाया आरोपियों को, आपने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। आज की पुलिस कार्रवाई कर रही है, जांच चल रही है और बिहार पुलिस पर उनको पूरा भरोसा है। तो कृष्णा शाही के पति की हत्या को लेकर बिहार सरकार पर निशाना साधा तेजस्वी यादव ने और कृष्णा शाही की पत्नी ने ही उनको कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो ये बिहार की राजनीति जब उल्टी पड़ गई उनके लिए, तो रघुवंश प्रसाद सिंह को लालू यादव ने पटना भेजा, आनंद फानन में आए, पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने प्रवासी मजदूरों की समस्या को लेकर बिहार सरकार, केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया। जो सबसे बड़ा मुद्दा है उसको पकड़ने की कोशिश की। जो डाइवर्ट हो गए थे तेजस्वी यादव, उनको रास्ते पर लाने की कोशिश शुरू हुई है। अब देखिए किस हद तक प्रवासी मजदूरों की समस्या को तेजस्वी यादव आगे बढ़ा पाते हैं, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान 1.5 महीने तक उनके गायब रहने का उन पर आरोप है। बिहार में जब जब आपदा आया तब वो गायब रहे बिहार से। तो सत्ताधारी दल तो इन्हीं आरोपों के आधार पर उनकी घेराबंदी कर रहा है। और मैं आपको बता दूं कि लालू यादव की गाड़ी जो है फॉर्च्यूनर, वो चोरी नहीं हुई थी, उसकी लूट हुई थी। बंदूक की नोक पर गुरुग्राम से कुछ अपराधियों ने उनका फॉर्च्यूनर कार एसयूवी लूट लिया था और अब वो बरामद हो गई है अरुणाचल प्रदेश में। और कहा जा रहा है कि इस एसयूवी को कई लोगों ने खरीदा, बेचा, चढ़ा और 2014 में चोरी हुई थी, अब बरामद हुई है। अब ये इंपॉर्टेंट खबर है, महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि लालू यादव की कार भी लूटी जा सकती है, वो भी बंदूक की नोक पर। तो अब खुलासा हुआ है जब वो कार बरामद हुई है। बिल्कुल, तो ये महत्वपूर्ण खबरें हैं बिहार की, और जो श्रीकांत प्रत्युष रेजिडेंट एडिटर आपको बता रहे थे। आगे हम जाएंगे राजस्थान और सीधा उत्तराखंड, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तमाम रिपोर्टर्स अलग अलग राज्यों से हमारे साथ बने हैं जो हर बड़ी खबर अपने राज्य की आप तक पहुंचा रहे हैं। राजस्थान की अगर हम बात करें तो सीएम अशोक गहलोत कानून व्यवस्था को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में डीजीपी से लेकर थानेदार तक के अधिकारी जुड़ेंगे। दूसरी बड़ी खबर यह है कि राजस्थान में आज से बायोमेट्रिक सत्यापन से राशन का वितरण होगा। कोरोना से बचाव के लिए सरकार के निर्देशों की पालना करनी होगी। साथ ही राजस्थान
राजस्थान के कई जिलों में तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने तेज बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो ये तमाम खबरें राजस्थान की है और इसी पर हम अपडेट लेंगे। हमारे संवाददाता अरविंद पलावत हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अरविंद, राजस्थान की क्या कुछ बड़ी खबरें और क्या ताजा जानकारी इन खबरों को लेकर मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज एक बड़ी बैठक लेंगे। चूंकि गृह विभाग उनके पास है, ऐसे में ये बैठक आज एक महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर होगी, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान राजस्थान पुलिस ने काफी अच्छा काम किया और राजस्थान पुलिस ने काफी इच्छा शक्ति के साथ भी यहाँ पर काम किया, जिससे पुलिस की इमेज में भी काफी परिवर्तन यहाँ पर देखा गया है। खुद पुलिस वाले भी इस चीज को मान रहे हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वो राजस्थान के गृह मंत्री भी हैं, तो ऐसी स्थिति में आज यहाँ पर एक बड़ी बैठक लेंगे। इसमें डीजीपी भूपेंद्र सिंह के साथ ही थाना स्तर के जो एसएचओ हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। इस तरह से करीब हजारों जो अधिकारी हैं वो आज इस बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार इस तरह की बैठकें ले चुके हैं और इन बैठकों में लगातार समीक्षाएं की गई है। आपको बता दूं करीब एक हफ्ते पहले उन्होंने एक बड़ी बैठक ली, जिसमें पंचायत के जो सरपंच हैं उनसे लेकर के और उप मुख्यमंत्री जो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के जो मंत्री भी हैं सचिन पायलट, वो भी इस बैठक में शामिल रहे। तमाम अधिकारी भी इस बैठक में शामिल रहे। करीब 11,000 लोगों के साथ ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक की गई। तो ऐसे में मुख्यमंत्री आज जो बैठक लेंगे वो कई मायनों में अहम है, क्योंकि देखिए अनलॉक के दौरान पुलिस ने भी ये आशंका जताई है कि अब जो अपराध है वो कुछ बढ़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में पुलिस किस तरह से इस पर नियंत्रित करे, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क पहनना है, इन सब चीजों को लेकर के भी पुलिस को प्रभावी जो निगरानी है वो यहाँ पर रखनी होगी। साथ ही लोगों की लाइफ स्टाइल जो है वो अब काफी कुछ चेंज हो चुकी है, तो वो वापस से किस तरह से अपने रूटीन में आए, इन सब चीजों को लेकर भी पुलिस के साथ में यहाँ पर चर्चा होगी। साथ ही पुलिस अधिकारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए भी अशोक गहलोत यहाँ पर कुछ बातें हैं वो जरूर यहाँ पर कहेंगे, क्योंकि पुलिस की ओर से जो कुछ काम पिछले दिनों किया गया, कई पुलिसकर्मी जो कोरोना वॉरियर्स थे के रूप में काम कर रहे थे, लगातार पॉजिटिव सामने आए और उसके बाद में भी जो पुलिसकर्मी है वो किसी तरह से हताश नहीं हो और लगातार जो जनता के बीच में रहे, लगातार जनता के साथ में डटे रहे। तो ऐसे में आज की जो बैठक है वो काफी कुछ अहम रहने वाली है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो संदेश देंगे वो थाना अधिकारी के माध्यम से बीट कांस्टेबल और बीट कांस्टेबल के माध्यम से आम जनता तक ये मैसेज पूरा पहुंचेगा और पुलिस की जो छवि है वो उसी तरह से बनी रहे, इसको लेकर भी लगातार एक जो प्रयास है वो यहाँ पर होंगे। तो वहीं प्रदेश में आज से राशन की वितरण प्रणाली जो है वो बायोमेट्रिक होगी, यानी कि राशन में जो कालाबाजारी हो रही थी उसको रोकने के लिए एक प्रभावी कदम यहाँ पर राज्य सरकार की ओर से उठाया गया। खाद्य मंत्री रमेश मीणा ने बताया था कि ये जो बायोमेट्रिक प्रणाली है इसको लेकर के जो लाभार्थी है उन तक सीधा जो राशन है वो वहां तक उन तक पहुंचेगा, क्योंकि बीच में कई बार लीकेज की बात भी सामने आ रही थी। इसको लेकर ये कदम उठाया गया। साथ ही इस दौरान जो सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है उसको भी पुख्ता करने की बात उन्होंने कही, क्योंकि बायोमेट्रिक में जब एक व्यक्ति अपना थंब लगाएगा तो उसके बाद में यदि वो कोरोना संक्रमित होता है और दूसरा व्यक्ति उसी मशीन पर यदि थंब लगाता है तो कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण का खतरा जो है वो यहाँ पर बढ़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में मशीन को हर एक व्यक्ति के बाद में सैनिटाइज किया जाएगा और सैनिटाइजेशन के बाद में ही इसे काम में लिया जाएगा। तो वहीं राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में मई और जून का जो महीना होता है उसमें काफी तेज गर्मी होती है, लेकिन इस बार जो हिमालय तराई क्षेत्र से जो पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है उसके चलते यहाँ पर लगातार जो मौसम में परिवर्तन एक देखा जा रहा है और नौतपा के जो 9 दिन है वो यहाँ पर काफी आपकी बार धीमे गुजरे, क्योंकि जो तापमान है वो काफी अधिक होता है नौतपा में, लेकिन इस बार नौतपा का भी प्रभाव यहाँ पर राजस्थान में कम ही देखने को मिला है। तो ऐसी स्थिति में आज एक बार फिर से मौसम विभाग की ओर से ये अलर्ट जारी किया है कि कुछ जिलों में बारिश यहाँ पर हो सकती है, साथ ही जो तेज हवाएं हैं वो यहाँ पर चल सकती है। तो उधर कोरोना को लेकर यदि बात करें तो राजस्थान में अब तक कोरोना से 213 लोगों की मौत हो चुकी है। जी अरविंद, तो ये ताजा जानकारी आप दे रहे हैं राजस्थान की। अब सीधा हम बात करेंगे उत्तराखंड की। तो देहरादून में निरंजनपुर मंडी को 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। ये फैसला कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को लेकर लिया गया है, जिसके बाद अब मंडी को पूरी तरह सैनिटाइज किया जाएगा और सभी व्यापारियों को होम क्वारंटीन कर दिया गया है। तो ये अहम खबर उत्तराखंड की है और साथ ही और क्या खबरें हैं उत्तराखंड की जिस पर आज पूरे दिन हमारी नजर रहेगी, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सोनू सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं उत्तराखंड से। सोनू, क्या जानकारी मिल रही है उत्तराखंड में, क्या अहम खबरें और हैं?
देखिए अंशिका, उत्तराखंड से जो खास खबरें आज की रहने वाली हैं वो कोरोना से ही जुड़ी हुई हैं, क्योंकि सरकार एक तरफ तो कोरोना के जो ग्राफ बढ़ रहा है, जो संक्रमितों की तादाद बढ़ रही है, इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ उत्तराखंड का विकास फिर से कैसे पटरी पे लाया जाए, क्योंकि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा उत्तराखंड की लाइफलाइन कहलाती है। लिहाजा इस यात्रा को सीमित रखते हुए किस तरह से इस यात्रा की शुरुआत की जाए, इस पर सरकार मंथन कर रही है। और जैसे ही सरकार का होमवर्क पूरा हो जाएगा उसके बाद जिलाधिकारियों के माध्यम से इसकी गाइडलाइन जारी कर दी जाएंगी। फिलहाल अन्य राज्यों से तो यात्री नहीं आ सकेंगे, श्रद्धालु नहीं आ सकेंगे, चूंकि कपाट पहले ही खोले जा चुके हैं, गंगोत्री के, यमुनोत्री के, केदारनाथ, बद्रीनाथ के। अब यात्रा किस तरह से शुरू हो, सरकार का इस पे फोकस हो रहा है, और जो बढ़ रहा है प्रकोप कोरोना का उत्तराखंड में, इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, तो इसी पर सरकार का मंथन आज होगा। और सरकार क्या आगे फैसला लेती है, शाम तक ये तस्वीर साफ हो जाएगी, इसी पर आज हमारी नजर बनी रहेगी। जी अंशिका। तो ये अहम खबरें उत्तराखंड की हैं, और इसी के साथ ये हर राज्य की बड़ी खबरें आप तक हम पहुंचा रहे थे, और साथ ही बता रहे थे कि किस पर आज नजर रहेगी और आप किन चीजों से सावधान रहे, ये महत्वपूर्ण बात है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update.